अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर रवैस अनवर है और हम 11वीं क्लास की फेडरल बोर्ड की जो बुक है इसके एमसीक्यूज़ कवर कर रहे हैं। ये हमारे पास चैप्टर है बायो एनर्जेटिक्स। इसके एमसीक्यूज़ देख लेते हैं बुक के। ना क्वेश्चन नंबर 1 है कि रिमूवल ऑफ द सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जो भी सोर्स है कार्बन डाइऑक्साइड का अगर आप रिमूव कर दें किस में से, फोटोसिंथेसाइजिंग क्लोरोप्लास्ट में से। तो क्लोरोप्लास्ट जो है उसको कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि उसे फोटोसिंथेसिस करना होता है। तो आप जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो भी सोर्स है जहाँ से भी आ रही है उसको आप रिमूव कर दें। तो उससे होता ये है कि कॉन्सेंट्रेशन के अंदर चेंजेस आता है, कुछ केमिकल्स की कॉन्सेंट्रेशन में चेंजेस आता है ना। विच द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन चेंजेस। तो ये तीन चीज़ें दी हुई हैं, एक एटीपी है, एक राइबोलोज बिसफॉस्फेट है और एक फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है। तो आपसे पूछा है कि इन तीनों की कॉन्सेंट्रेशन के अंदर क्या चेंज आएगा। तो पहले मैं आपको डार्क रिएक्शन दिखाता हूँ, यानी जो साइकिल होती है केल्विन बेंसन साइकिल। ओके, सो दिस इज़ द डार्क रिएक्शन जिसको आप केल्विन बेंसन साइकिल कहते हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस का हाफ होता है, यानी एक लाइट रिएक्शन होता है और एक डार्क रिएक्शन होता है। अच्छा, अब इसके अंदर ये जो आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ द सोर्स। कहाँ गया? दिस इज़ द सोर्स। ठीक है, जहाँ से भी कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है, दिस इज़ द सोर्स। अब आपने ये सोर्स क्या कर दिया, अब आपने सोर्स रिमूव कर दिया। अब वो पूछ रहे हैं कि चेंज जो है वो किसकी कॉन्सेंट्रेशन में क्या चेंज आ रहा है। तो पहला जो मॉलिक्यूल है आपके पास वो है राइबोलोज बिसफॉस्फेट, राइट? हाँ, RUBP, ये पहला मॉलिक्यूल है। दूसरा आपसे पूछा है ATP के अंदर क्या चेंज आएगा, और तीसरा आपसे पूछा है किसके अंदर, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के अंदर, PGA। अच्छा, अब साइकिल अगर आपको याद हो तो यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है, राइबोलोज बिसफॉस्फेट ये आता है यहाँ पे और कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव करता है। इन दोनों के मिलने से एक नया मॉलिक्यूल बनता है जिसको आप कहते हैं 3-फॉस्फोग्लिसरेट। ये जो फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड है ये कहलाता है PGA। ठीक है, उसके बाद ये कहानी आगे चलती है और आगे चलते चलते यहाँ से एक मॉलिक्यूल जो है वो निकल जाता है। G3P का कन्वर्जन के बाद ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट का एक मॉलिक्यूल निकल जाता है और जो बाकी बच जाते हैं वो दोबारा से बनाते हैं राइबोलोज बिसफॉस्फेट। और इस पूरे प्रोसेस के अंदर ATP जो है वो यूटिलाइज होता है, बन नहीं रहा बल्कि यूज़ हो रहा है, और NADPH जो है वो यूटिलाइज होता है। अब मान लें कि आपने जो सोर्स था कार्बन डाइऑक्साइड का वो हटा दिया, इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आ रही। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आ रही तो ये वाला जो मॉलिक्यूल है, मैंने आपको बताया कि ये वाला मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव करके कन्वर्ट हो जाता था किसी चीज़ में। जब ये कन्वर्ट हो जाएगा किसी चीज़ के अंदर तो इसका नंबर क्या होना था, इसका नंबर कम होना था। लेकिन अब चूंकि ये कन्वर्ट नहीं हो रहा किसी और चीज़ के अंदर तो इसका नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो राइबोलोज बिसफॉस्फेट जो है वो जैसा है वो वैसा ही रहेगा, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, ना उसका नंबर बढ़ेगा ना उसका नंबर डिक्रीज होगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात क्या है, ATP का क्या होगा, क्योंकि इस प्रोसेस के अंदर ATP ने यूटिलाइज होना था और अब ATP यूटिलाइज नहीं हो रही, तो ATP का नंबर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। लेकिन जो लाइट रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन जो है वो कंटिन्यूसली चल रहा है और लाइट रिएक्शन के नतीजे में मोर एंड मोर ATP जो है वो फॉर्म हो रहे हैं, तो ATP का नंबर क्या होने लगेगा, ATP का नंबर इंक्रीज होने लगेगा। तीसरी चीज़ जो है वो ये वाला मॉलिक्यूल है। जाहिर है जब राइबोलोज बिसफॉस्फेट आता और कार्बन डाइऑक्साइड को कंबाइन करता तब ये मॉलिक्यूल बनता, इसका नंबर तब इंक्रीज होता। लेकिन इस सिचुएशन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आ रही तो राइबोलोज बिसफॉस्फेट कंबाइन नहीं हो रहा है इसके साथ, तो इसका नंबर क्या होने लगेगा, इसका नंबर डिक्रीज होने लगेगा। तो PGA जो है उसका नंबर डिक्रीज होने लगेगा। तो ये कॉन्सेंट्रेशन में चेंजेस आपको नजर आएंगे। तो ATP हमें पता है क्या हो रहा है, ATP बढ़ रहा है, तो इन दोनों में से कोई आंसर है। राइबोलोज बिसफॉस्फेट में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो D जो है आपका करेक्ट आंसर है। और फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है उसका नंबर डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि जाहिर है जब कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं आएगी तो राइबोलोज बिसफॉस्फेट उसके साथ कंबाइन होकर फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट ही नहीं होगा। Now what are the products of light reactions in photosynthesis? तो लाइट रिएक्शन जो होता है उसके अंदर लाइट की एनर्जी को कैप्चर किया जाता है। दो मॉलिक्यूल्स के अंदर एक ATP है और एक NADPH2 है। ठीक है, तो यहाँ पे ATP दिया हुआ है, ये करेक्ट आंसर हो सकता है, लेकिन खाली NADP दिया हुआ है। ठीक है, जबकि ये NADPH2 होता है। ATP दिया हुआ है, NADH2 दिया हुआ है, NADH2 नहीं होता, NADPH2 होता है, तो ये दोनों इनकरेक्ट हो गए। इसके अलावा जो PGA है ये डार्क रिएक्शन के अंदर बनता है, ये लाइट रिएक्शन में नहीं बनता। ATP और PGA दिया हुआ है, PGA जो है वो इसके अंदर नहीं बनता, PGA डार्क रिएक्शन के अंदर बनता है, तो ये करेक्ट आंसर है। ATP बनता है, NADPH2 बनता है, और आपको पता है जब वाटर जो है वो ब्रेक होता है तो इलेक्ट्रॉन्स हट जाते हैं, हाइड्रोजन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है, और ये ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना लेता है। Now during the light dependent stage in a light reaction, the photoactivated pigment removes an electron from the hydroxylation derived from the water. ठीक है, this the fate of the free hydroxyl radical is। अच्छा, अब इन्होंने यहाँ पर ये पूछा हुआ है कि आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस का जो लाइट रिएक्शन होता है उसके अंदर फोटोलाइसिस होता है। फोटोलाइसिस का मतलब ये है कि वाटर जो है वो ब्रेक डाउन होता है लाइट की प्रेजेंस के अंदर।
अब वाटर जब ब्रेक डाउन होता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, पहली बात तो वो इलेक्ट्रॉन्स तो चले जाते हैं फोटोसिस्टम के पास। उसके बाद क्या बच जाता है, उसके बाद आपके पास OH बच जाता है, ठीक है, OH बच जाता है। अब वो पूछ रहे हैं कि इस OH का, ये जो हाइड्रोक्सिल रेडिकल है, इसका आगे जाके फेट क्या होगा, इसका फ्यूचर क्या है। तो हमें पता है कि इसमें से हाइड्रोजन जो है वो निकाल लिए जाते हैं। हाइड्रोजन किस काम आते हैं, ग्लूकोज बनाने के काम आते हैं, और इसमें से जो ऑक्सीजन है वो रिलीज़ कर दिया जाता है। तो पहला ऑप्शन क्या है, जो हाइड्रोक्सिल रेडिकल है उसे ब्रेक डाउन किया जाता है इनटू ऑक्सीजन, यस, एंड अ फ्री रेडिकल ऑफ हाइड्रोजन, यही करेक्ट आंसर है। क्योंकि जो OH बच जाता है इसमें से ऑक्सीजन जो है वो अलग हो जाता है और वो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के तौर पर रिलीज़ कर दिया जाता है, और हाइड्रोजन रेडिकल अलग हो जाता है जो कि इस्तेमाल किया जाता है किसके अंदर, फोटोसिंथेसिस के अंदर, ठीक है। इसके अलावा इज़ यूज टू रेज द एक्टिवेशन लेवल ऑफ क्लोरोफिल बाय डोनेटिंग अ पॉजिटिव चार्ज, ऐसा कुछ नहीं होता। इज़ यूज टू प्रोड्यूस एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट फ्रॉम एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, ऐसा भी कुछ नहीं होता। ATP बनाने के अंदर ऑक्सीजन का रोल नहीं होता यहाँ पे। इट रिड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड टू शुगर, नो, हाइड्रोजन जो है वो रिड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड को शुगर में, OH रेडिकल पूरा का पूरा नहीं करता ना। कार्बन डाइऑक्साइड लेबल्ड विद C14, C14 जो है वो आइसोटोप है कार्बन का, जो कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। इट हैज़ बीन यूज टू आइडेंटिफाई द इंटरमीडिएट कंपाउंड इन द केल्विन साइकिल, ठीक है। द लाइट इंडिपेंडेंट स्टेज इन द फोटोसिंथेसिस, व्हिच कंपाउंड वुड बी द फर्स्ट टू ऑब्टेन द C14। अब ये क्या कह रहा है कि आपको पता है, हमने पीछे देखी केल्विन साइकिल, केल्विन साइकिल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एंटर हो रही है। अब बजाय इस कार्बन के नॉर्मल कार्बन होने के, आपने इस कार्बन को कार्बन 14 बनाया, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है वो ये वाली कार्बन डाइऑक्साइड है कि जिसके अंदर 14 वाला जो है वो कार्बन है, जिसको आप ट्रेस कर सकते हैं। तो आपको पता लग जाएगा कि ये कहाँ एंटर होता हुआ जा रहा है और इससे कौन कौन से मॉलिक्यूल जो हैं वो फॉर्म हो रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि जब आप इसे एंटर करवाएंगे केल्विन साइकिल के अंदर या डार्क रिएक्शन के अंदर एंटर करवाएंगे, तो वो कौन सा मॉलिक्यूल होगा जो सबसे पहले हमें नज़र आएगा कि जिसके अंदर ये कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी, ठीक है। तो देखें डार्क रिएक्शन को अगर आप देखें तो जो मॉलिक्यूल रिसीव करने आता है उसका नाम है राइबोलोज बिसफॉस्फेट। राइबोलोज बिसफॉस्फेट इसके साथ कंबाइन होता है। जब ये दोनों कंबाइन होते हैं तो जो पहला मॉलिक्यूल बनता है उसका नाम है 3-फॉस्फोग्लिसरेट। तो यही वो मॉलिक्यूल होगा कि जिसके अंदर आपको सबसे पहले कार्बन 14 जो है वो नज़र आएगी। यहाँ पर अगर हम ऑप्शंस में देखें तो ग्लूकोज दिया हुआ है, ग्लूकोज तो बहुत बाद में जाकर बनेगा। इसके अलावा फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड दिया हुआ है। ये फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड वही कंपाउंड है, ये फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड जो है ये वही कंपाउंड है कि जिसके अंदर आपको सबसे पहले जो है वो कार्बन नज़र आएगी। बाकी RUBP की अगर हम बात करें तो राइबोलोज बिसफॉस्फेट जो है वो इस कार्बन के एंटर होने से पहले ही मौजूद है। तो राइबोलोज बिसफॉस्फेट के अंदर जो है वो आपको रेडियो एक्टिव कार्बन जो है वो नज़र नहीं आएगा। बाकी स्टार्च तो बहुत बाद में जाके बनता है। तो पहला, अगर इन सब में देखें हम, तो पहला मॉलिक्यूल जो है वो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा, फिर उससे आगे जाकर ग्लूकोज बनेगा और फिर उससे आगे जाकर स्टार्च बनेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑफ अ फ्रेश वाटर प्लांट इज मेजर्ड यूजिंग 5 स्पेक्ट्रल कलर। तो 5 डिफरेंट कलर्स हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए फोटोसिंथेसिस का रेट जो है वो डिटरमिन किया गया है। विच सीक्वेंस ऑफ कलर्स वुड गिव एन इंक्रीजिंग फोटोसिंथेटिक रिस्पॉन्स। अच्छा, अगर आप ये लेफ्ट है और ये राइट है, ठीक है, मेरा लेफ्ट और राइट, या आप भी अगर स्क्रीन को देखें तो आपका भी लेफ्ट और राइट यही है। तो लेफ्ट जो है उस पर कम से कम फोटोसिंथेसिस हो रहा है और राइट पे सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हो रहा है। तो वो पूछ रहे हैं आपसे इनमें से कौन सा कलर है जो कम और ज़्यादा फोटोसिंथेसिस देगा। तो सबसे पहली बात यह है कि सारे कलर्स में से 2 कलर्स ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस देते हैं और वो है रेड और ब्लू। तो लार्जेस्ट रिस्पॉन्स जो आना चाहिए वो किसकी वजह से आना चाहिए, रेड और ब्लू की वजह से आना चाहिए। तो इसमें ऑरेंज और रेड दिया हुआ है, ये इनकरेक्ट है, और इसमें रेड एंड ब्लू दिया हुआ है, ये करेक्ट आंसर हो सकता है। इसमें ग्रीन और ब्लू दिया हुआ है, ये भी इनकरेक्ट है। इसमें रेड और ब्लू दिया हुआ है, ये भी करेक्ट आंसर हो सकता है, ठीक है। तो पहली बात तो आपने रूल आउट कर लिया, ए और सी नहीं है, बी और डी में से कोई है। अब इसमें से भी, इन दोनों लाइट्स में से भी जो मैक्सिमम रिस्पांस आता है ना वो रेड के ऊपर आता है। तो ब्लू लाइट जो है उससे रेड के मुकाबले में थोड़ा कम फोटोसिंथेसिस होता है। तो डी जो है हमारे पास वो करेक्ट आंसर है। तो सबसे कम रिस्पांस जो है वो आपको येलो पे मिलेगा, फिर ग्रीन लाइट के ऊपर उससे बेटर फोटोसिंथेसिस, उसके बाद ऑरेंज के ऊपर, देन ब्लू के ऊपर उससे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस, और सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस जो है आपको रेड लाइट के ऊपर मिलेगा। Now during dark reaction the 3 carbon atoms of 3-phosphoglyceraldehyde they are derived from। अच्छा, अब इन्होंने पूछा है कि भाई डार्क रिएक्शन के अंदर आपको पता है पहला जो मॉलिक्यूल बनता है उसका नाम है 3-फॉस्फोग्लिसरेट, या इसे हम 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड भी कहते हैं। अब इसके अंदर ये जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर 3 कार्बन है, ये नज़र आ रहे हैं, ये डार्क वाले जो है 1, 2 और 3, ये 3 कार्बन है। अब वो पूछना चाह रहे हैं कि ये 3 कार्बन आए कहाँ से। तो देखें, आपको पता है कि ये बनाने के लिए आपको 2 मॉलिक्यूल्स मिलाने पड़ते हैं, एक राइबोलोज बिसफॉस्फेट और एक कार्बन डाइऑक्साइड। राइबोलोज बिसफॉस्फेट के अंदर है 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन, और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर है 1 कार्बन।
तो 5 कार्बन यहाँ के, 1 कार्बन यहाँ का, टोटल कार्बन कितने हो गए 6। जब ये 6 कार्बन मिलते हैं तो एक मॉलिक्यूल बनता है बीच में 6 कार्बन वाला, इसको हम इंटरमीडिएट कहते हैं। फिर ये बीच से टूटता है तो आपके पास 3-3 कार्बन वाले 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं जिसको आप कहते हैं फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि ये इसके अंदर जो 3 कार्बन है वो कहाँ से आ रहे हैं, तो जाहिर है इससे और इससे, दोनों के मिलाकर 6 कार्बन बनते हैं और फिर वो मॉलिक्यूल बीच से टूटता है तो इस तरह के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। तो दोनों हमारे आंसर हो गए। राइबोलोज बिसफॉस्फेट भी, खाली राइबोलोज नहीं है, खाली कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं है, राइबोलोज बिसफॉस्फेट और कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों हैं जो कि कार्बन जो है वो सप्लाई करते हैं। ना क्लोरोफिल इज सॉल्युबल इन, क्लोरोफिल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूजुअली जो है ये वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होते, ये सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर। ना फोटो रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन, फोटो रेस्पिरेशन जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि एक वेस्ट प्रोसेस होता है जिसमें लाइट की मौजूदगी के अंदर रेस्पिरेशन हो रही होती है। अच्छा, ये क्यों होता है, तो ये इसलिए होता है कि जब भी कंडीशन ऐसी हो कि प्लांट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कम हो जाए और ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा हो जाए, तो ये वाला जो एंजाइम है रोबिस्को, ये बजाय कार्बन डाइऑक्साइड के ये ऑक्सीजन को कंबाइन करवा देता है इस मॉलिक्यूल के साथ, जिसकी वजह से आपकी फोटोसिंथेटिक यील्ड जो है वो कम हो जाती है। अब ये पूछा जा रहा है कि ये होता कहाँ है, तो आसान सी बात है कि ये प्रोसेस वहीं होगा जहाँ पर ये वाला एंजाइम मौजूद होगा, और ये वाला एंजाइम मौजूद होता है इस केल्विन साइकिल के अंदर, और ये केल्विन साइकिल होती है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, और क्लोरोप्लास्ट वहाँ होता है जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं। तो ग्रीन पार्ट्स जो हैं उनके अंदर, ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट जो हैं उनके अंदर ये वाला प्रोसेस होता है। रूट के अंदर नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर तो फोटोसिंथेसिस का कोई काम ही नहीं होता। ना C4 प्लांट, C4 जो है ये एक टाइप के प्लांट्स होते हैं जिनमें जो पहला कंपाउंड बनता है वो 4 कार्बन वाला होता है। ये C3 प्लांट है, इसको C3 साइकिल भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर जो पहला कंपाउंड बन रहा है फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड वो 3 कार्बन वाला है, जबकि जो C4 का प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो पहला कंपाउंड बनता है वो 4 कार्बन वाला होता है। तो C4 प्लांट्स के अंदर ये पूछ रहे हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होती है वो कहाँ पर होती है, तो C4 की जो एनाटमी होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो इस डायग्राम को अगर देखें तो ये C3 और C4 का इंटरनल स्ट्रक्चर जो है, ये प्लांट्स के लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो दिखाया गया है। ये मैंने एक्सप्लेन भी किया है C3 और C4 के अंदर, C4 जो वो है बायोएनर्जेटिक्स के टॉपिक के अंदर। ओके, सॉरी उस इमेज के अंदर जो है वो थोड़ी सी गड़बड़ थी। तो ये हमारे पास एनाटमी दी हुई है, इंटरनल स्ट्रक्चर दिया हुआ है C3 का और C4 का। ये C4 का, तो C3 के अंदर ये जो सेल्स नज़र आ रहे हैं ये म्यूज़ोफिल सेल्स हैं। C4 के अंदर भी ये वाले जो सेल्स नज़र आ रहे हैं ये म्यूज़ोफिल सेल्स आपको नज़र आ रहे हैं। बाकी ये एपिडर्मिस और अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस है, ये स्टोमेटा है। एक एडिशनल चीज़ जो आपको C4 के अंदर नज़र आएगी वो ये एडिशनल टाइप के सेल हैं जिन्हें बंडल शीट सेल कहा जाता है। तो ये डिफरेंस है जो कि C3 और C4 के इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर हमें देखने को मिलता है। अब C3 के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी फिक्सेशन इन्हीं सेल्स के अंदर होती है जिन्हें हम म्यूज़ोफिल सेल्स का नाम देते हैं, जबकि C4 के अंदर ऐसा नहीं होता। C4 के अंदर जो एब्जॉर्प्शन होती है, जो स्टोरेज होती है वो इन म्यूज़ोफिल सेल्स के अंदर होती है, लेकिन जो फिक्सेशन होती है वो इन बंडल शीट सेल्स के अंदर होती है। इस डायग्राम को अगर आप देखें तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये C3 प्लांट्स हैं। तो ये C3 प्लांट्स हैं, इन C3 प्लांट्स में जब कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होती है तो ये म्यूज़ोफिल सेल्स है जहाँ पे केल्विन साइकिल हो रही होती है, जहाँ पे क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये काम हो रहा होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यहीं पर आकर फिक्स होती है विद द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम जिसका नाम रोबिस्को होता है। जबकि जो C4 प्लांट्स हैं उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पहले आती है मेसोफिल सेल्स के अंदर। मेसोफिल सेल्स के अंदर इसको कन्वर्ट किया जाता है, स्टोर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ एसिड, जिसको यहाँ पर मैलिक एसिड कहा गया है। मैलिक एसिड से फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये एंटर होती है नेक्स्ट सेल के अंदर जिसको बंडल शीट सेल कहते हैं, और यहाँ पे चल रही होती है केल्विन साइकिल। तो ये डिफरेंस होता है C3 और C4 प्लांट्स के अंदर। तो C4 प्लांट्स के अंदर जो फिक्सेशन होती है कार्बन डाइऑक्साइड की वो हमारे पास बंडल ऑफ शीट के अंदर होती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। इसके अंदर स्पंजी मेसोफिल सेल्स और बंडल ऑफ शीट है। अच्छा, स्पंजी मेसोफिल सेल्स क्यों दिया हुआ है, उसके रीज़न ये है कि ये दोनों जो स्टेप्स हैं इन्हें कार्बन फिक्सेशन कंसिडर किया जा रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो रही है किसी न किसी मॉलिक्यूल के अंदर। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर ऐड हो रही है डायरेक्टली मेसोफिल सेल के अंदर इस केल्विन साइकिल में, जबकि यहाँ पर अगर हम देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड की इनिशियल फिक्सेशन जो होती है, यानी इनिशियली कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो किसी मॉलिक्यूल में ऐड करवाई जाती है, वो मेसोफिल सेल्स के अंदर होता है, जिसके अंदर इसको मैलिक एसिड में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो ये इनिशियल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होगी। उसके बाद जो सेकंड फिक्सेशन है जो कि केल्विन साइकिल के अंदर होती है वो बंडल शीट सेल के अंदर होती है। तो दोनों सेल्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं इस कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन, कार्बन फिक्सेशन के अंदर। ओके ना, एटीपी सिंथेसिस ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन इज, तो लाइट रिएक्शन के दौरान जो एटीपी बनता है उसको हम कहते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन, क्योंकि लाइट की प्रेजेंस के अंदर जो है वो एटीपी जनरेट हो रहा होता है।
ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो है ये आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर होती है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। फोटोलाइसिस वाटर की ब्रेकडाउन को कहते हैं। और सबस्ट्रेट फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है किसी सबस्ट्रेट से जो है वो फॉस्फेट जो है वो आगे आपको ग्लाइकोलाइसिस के अंदर आपको देखने को मिलता है। C3 प्लांट्स के अंदर जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनता है ड्यूरिंग डार्क रिएक्शन वो क्या कहलाता है, तो वो हमारे पास ये नहीं होता, ये होता है फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड ये पहला प्रोडक्ट होता है जो कि स्टेबल होता है, ये हमारे पास बनता है, ये हमारे पास ये फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड है। Okay, the diagram shows the Krebs cycle at which numbered stage does decarboxylation takes place. Now, decarboxylation का मतलब होता है removal of a carbon in the form of carbon dioxide. तो इसके अंदर हिंट भी दी हुई है, हिंट आपको ये दी हुई है कि आपको नज़र आ रहा है कि कहीं कहीं पर कार्बन के नंबर बताए हुए हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 कार्बन कंपाउंड बताया हुआ है। अब अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ तो हमें पता है पायरोवेट जो है वो 3 कार्बन का कंपाउंड होता है, जबकि एसिटाइल जो होता है वो 2 कार्बन का कंपाउंड होता है। तो पहला कार्बन जो है वो यहाँ पर रिमूव हुआ है। उसके बाद कोएंजाइम एसिटाइल कोएंजाइम ए जब एंटर होता है यहाँ पे, तो ऑक्सैलो एसीटेट के अंदर 4 कार्बन होते हैं और इसके अंदर 2 हैं, तो कुल मिला के जो कार्बन बनते हैं सेट्रेट के अंदर वो 6 बनता है। अब 6 के बाद मुझे नज़र आ रहा है कि अगला जो कंपाउंड है अल्फा कीटोग्लूटरेट, उसके अंदर 5 कार्बन है, तो 1 कार्बन यहाँ रिमूव हुआ है। उसके बाद ये 5 कार्बन वाला कंपाउंड जो है ये कन्वर्ट हुआ है 4 कार्बन वाले कंपाउंड के अंदर, तो 1 कार्बन जो है वो यहाँ रिमूव हुआ है। उसके बाद ये 4 कार्बन वाला कंपाउंड ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट हुआ है, जिसके अंदर अगेन 4 कार्बन है। तो 3 जगहों के ऊपर कार्बन रिमूवल हुआ है, स्टेप नंबर 1 के ऊपर, स्टेप नंबर 2 के ऊपर और स्टेप नंबर 3 के ऊपर। तो बी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। सो दिस इज इट, दीज आर द MCQs ऑफ बायोएनर्जेटिक्स।